नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जंगल बॉय मैटी में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, लगभग 40,000 लोगों के लिए आज बहुत ही स्पेशल दिन है। उन 40,000 लोगों में से बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा और ये क्या ख़ास दिन है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे और इस वीडियो पे बने रहिए और शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, देखते हैं क्या आज खास दिन है, बने रहिए। तो दोस्तों, आज का जो दिन है वो है जिम कॉर्बेट साहब का बर्थडे, यानी 25 जुलाई। तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि लगभग जैसे मैंने बताया 40,000 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं रोज़गार से इनडायरेक्टली। कोई लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कोई लोग दिल्ली में बैठे हैं जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं। तो एक पूरा सर्कल चलता है और लगभग 40 से 50,000 लोग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं। तो उनका दिन और आज का दिन काफ़ी स्पेशल है हम सब लोगों के लिए। तो उनका जो बर्थडे है काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। तो इसलिए ये दिन हमारे लिए भी खास है और आपको बताएंगे वीडियो में जिम कॉर्बेट साहब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है और बड़ी जानकारी छोटी सी वीडियो में नहीं आ सकती। तो थोड़ा बहुत आपको जिम कॉर्बेट साहब के बारे में बताएंगे, है ना। तो जैसे कि जिम कॉर्बेट साहब का नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। वो उनका जन्म यही नैनीताल में हुआ और उनके पिता की 2 शादियाँ थी। तो पहली जो उनकी मदर्स थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने दूसरी शादी करी। और उनके पिता भी उनके लगभग जब वो 7 साल के तब उनकी डेथ हो चुकी थी। और वे पोस्ट मास्टर के थ्रू यहाँ पर काम करते थे नैनीताल में, है ना। तो जब उनकी डेथ हुई तो सारा जो कार्यभार था वो जिम कॉर्बेट साहब के कंधों में आ गया। तो जिम कॉर्बेट साहब ने भी काफ़ी सारा काम किया, रेलवे में उन्होंने नौकरी की, फिर आर्मी में उन्होंने नौकरी की, है ना। धीरे धीरे वो जब यहाँ पर रहने लगे तो यहाँ के परिवेश में वो ढल गए। यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस उन्हें आती थी, हर चीज़ में वो ढल गए। तो यहाँ पर के जो हमारे जो कुमाऊँ का एरिया है वो जिम कॉर्बेट साहब को एक महान आदमी के रूप में देखता है, हीरो के रूप में देखता है। क्योंकि यहाँ के जितने भी मैनीटर्स टाइगर थे उन्होंने मारे और लोगों को उन टाइगर से या लेपर्ड से निजात दिलाई। तो इसलिए वो यहाँ के हीरो या मसीहा उनको कहते हैं और गोरा साधु के नाम से लोग उनको जानते थे, है ना। तो ऐसे ही है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं सफारी के दौरान कि इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल नेशनल पार्क क्यों पड़ा। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, क्योंकि जैसे वो अदर नेशनल पार्क में जाते हैं वहाँ अलग अलग नाम होते हैं। तो उनको ये नाम उस जगह के हिसाब से पड़े होते हैं, जैसे रणथंबोर हो गया, कान्हा हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे जो नाम है वो उस जगह के हिसाब से पड़े होते हैं। बट इस जगह का जो नाम है वो स्पेशल एक पर्सन के ऊपर पड़ा हुआ है जिसका नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, है ना। उनके नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के ऊपर इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर बात करें थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, जब हमारा नेशनल पार्क स्टेबलाइज हुआ 8 अगस्त 1936 को स्टेबलाइज हुआ, तो उस टाइम पे इस नेशनल पार्क का नाम हुआ करता था हिली नेशनल पार्क। तो उस टाइम पे हमारे एक गवर्नर थे सर मेलकम हिली, उनके नाम पे नेशनल पार्क का नाम रखा गया था। और धीरे धीरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद जब हमारा हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसका नाम चेंज होके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया। अब रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर इस जंगल में यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा। उसके ऊपर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, है ना। तो फिर धीरे धीरे जब हमारे जो जिम कॉर्बेट साहब थे देश आज़ाद हुआ, सारे फॉरनर यहाँ से चले गए, तो जिम कॉर्बेट साहब भी यहाँ से केन्या चले गए, अफ्रीका चले गए। तो फिर वहाँ भी जब वहाँ वो रहना स्टार्ट हुए और धीरे धीरे लाइफ हो ही जाती है, तो उनकी डेथ होगी। तो जब 1955 में उनकी डेथ हुई तो उनकी याद के लिए, क्योंकि उन्होंने इस जंगल को बसाने में इस जंगल को रिजर्व करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया, तो उनके यादगार के रूप में इस जंगल का दोबारा से नाम 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। तो ये तो एक छोटी सी इसके नाम की हिस्ट्री थी। और बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों रखा, और लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को या जिम कॉर्बेट को एक हंटर के रूप में जानते हैं, यानी एक शिकारी के रूप में जानते हैं। तो लोग अक्सर सवाल करते हैं, जब वो तो एक शिकारी हुआ करते थे तो उनके नाम पे क्यों रखा, उन्होंने तो जानवरों को मारा। तो उन्होंने जानवरों को मारा तो उनके नाम पे ये नेशनल पार्क का नाम क्यों रखा। तो अगर बात करें ब्रिटिश टाइम की, तो उस टाइम पे इंडिया में लगभग 40,000 बाघ हुआ करते थे। और
40,000 बाघ हुआ करते थे। बाघ की जब ज़्यादा आबादी थी तो बहुत सारे जो टाइगर्स थे या बाघ थे वो मैनीटर्स हो गए थे, या लेपर्ड्स थे बहुत ज़्यादा मैनीटर्स हो गए थे। क्योंकि ज़्यादा बाघ होने से क्या होता कि वो मूवमेंट कहाँ करते थे, गाँव के आसपास। और साथ ही साथ जैसे मैनीटर होने में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जिम कॉर्बेट साहब ने किताबों में भी लिखा है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं एक टाइगर के मैनेटर बनने में। तो जिम कॉर्बेट साहब ने जब वो हंटिंग किया करते थे तो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने टाइगर मारे, वो ज़्यादातर जो मारे वो सब मैनीटर्स टाइगर थे, है ना। तो मैनीटर्स यानी जो लोगों को मारते थे, आदमपुर जिसको हम बोलते हैं, वो वाले टाइगर उन्होंने मारे। तो एक टाइगर थे जिसका नाम था मैनीटर ऑफ चंपावत, उसने लगभग 436 लोगों को अपना निवाला बनाया है। और गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज है सबसे ज़्यादा इंसानों को मारने में। किसी एनिमल के द्वारा सबसे ज़्यादा इंसानों को जिसने मारा वो थी मैनेटर ऑफ चंपावत। तो चंपावत में उसका खौफ था। कई साल लगे जिम कॉर्बेट साहब को भी उसको मतलब कई साल लगे जिम कॉर्बेट साहब को, तो नहीं कई साल तक उसका आतंक रहा हमारे चंपावत ज़िले में। और साथ ही साथ नेपाल में भी, तो नेपाल में भी उसने 200 लोगों को मारा और इंडिया में 236 लोगों को मारा। तो उसको भी जिम कॉर्बेट साहब ने मारा है। तो इस तरीके से वहाँ के एरिया के लोगों को जिम कॉर्बेट साहब ने उस भाग्य से निजात दिलाई। एक रुद्रप्रयाग है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक मैनीटर लेपर्ड्स था, उसका आतंक भी काफ़ी रहा वहाँ पर। तो उसका उसके उसको भी जिम कॉर्बेट साहब ने मारा। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइगर्स हैं, जैसे चुक्का मैनीटर्स है, मोहान मैनीटर्स है, आपका मुक्तेश्वर मैनीटर्स है। तो ऐसे जो मैनीटर्स थे उन उसको ऐसे जो मैनीटर्स थे उनको जिम कॉर्बेट साहब ने मारा। और साथ ही साथ अगर बात करें ब्रिटिश टाइम, तो उस टाइम पे शिकार करना एक खेल हुआ करता जिसको बोलते थे गेम हंटिंग या ट्रॉफी हंटिंग। उस टाइम पे लोगों को क्या होता था कि टाइगर मारना है, और उस टाइम पे राजा महाराजा का ज़माना था। तो लोग क्या करते थे, टाइगर को मारना एक शान का प्रतीक हो गया था लोगों के लिए। तो बाहर के जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया में घूमने आते तो जिम कॉर्बेट साहब ही उनके लिए प्रबंध करवाते थे शिकार का। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि लोगों ने देखा, और जब जिम कॉर्बेट साहब ने ऑब्जर्व करा कि एक साल उन्होंने 10 बाघ मारे, अगले साल उन्होंने 5 बाघ मारे, और अगले साल उन्होंने एक भी बाघ नहीं मारा, तो वो समझ गए कहीं ना कहीं बाघों की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो उनको एक हंटर से एक नेचुरलिस्ट या एक कंजर्वेटिस्ट बनने के लिए उनको प्रेरणा मिली। जैसे एक बार वो बतख के शिकार के लिए गए थे, तो जब उन्होंने एक दो बतख मारे या बहुत सारे पॉन्ड में बतख थे तो उन्होंने सारे बतख मार दिए। तो जब देखा उन्होंने पूरा पॉन्ड का जो कलर था बिल्कुल लाल हो गया। तो कहते हैं वहाँ से भी वो मूव ऑन हुए कंजर्वेशन के लिए। और कहते हैं कि यहाँ पर जो टाइगर था जिसका नाम था बैचलर ऑफ पावलगढ़, जो उन्होंने गेम हंटिंग के लिए मार दिया था। तो कहा जाता है कि जब उन्होंने वो टाइगर मारा तो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर था, बट वो एक मैनेटर टाइगर नहीं था। तो उन्होंने वो ट्रॉफी हंटिंग के लिए, गेम हंटिंग के लिए मारा था। तो वहाँ से भी कहते हैं कि मूव हुए वो एक हंटर से कंजर्वेटिस्ट की ओर मूव हुए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिम कॉर्बेट साहब के बारे में, और बहुत सारी कहानियों के साथ साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस उनका रहा, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं अपनी, जिन पे उन्होंने कैसे एक मैनीटर टाइगर को उन्होंने मारा। और मैनीटर जब टाइगर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है, तो उसको मारना इतना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने अपनी बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी। तो हंटर के साथ साथ एक वो राइटर भी थे, है ना, और साथ साथ एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें जिम कॉर्बेट साहब के बारे में जानने के लिए, और कभी भी आप आएँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो बिल्कुल तसल्ली बख्श घूमने आए, नहीं सिर्फ नेशनल पार्क को ही, जिम कॉर्बेट साहब को भी जानिए। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया, जिम कॉर्बेट साहब का जो घर था जो अभी एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, उसमें भी मैंने आपको दिखाया, तो वो वहाँ रहा करते थे। वो वीडियो आपने देख ली होगी। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लोग काफ़ी कम देखते हैं, तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको और अच्छे से बताएंगे हर चीज़ के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं आपको किसी और नए ब्लॉग पे। बाय बाय।